So hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we are again going to continue our British literature series and आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनलाइटनमेंट एज के बारे में। एनलाइटनमेंट एज में क्या सोसाइटल एंड पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, देन आपके कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इस एज के, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। आई ऑल्सो ब्रॉट फॉर यू सम वेरी गुड क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एनलाइटनमेंट एज एंड द राइटर्स एसोसिएटेड विद इट। सो ऑन दैट नोट वी आर क्विकली गोइंग टू जंप इनटू द वीडियो। एनलाइटनमेंट एज क्या है उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि एनलाइटनमेंट शब्द का मतलब क्या होता है। हम लोग ने अपने स्कूल टाइम में लॉर्ड बुद्धा के बारे में 7th या 8th क्लास में जरूर से पढ़ा है कि लॉर्ड बुद्धा वाज अ पर्सन हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट अंडर अ बोधि ट्री। एनलाइटनमेंट शब्द का मतलब ही होता है आपका कंप्लीट नॉलेज, एंड आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती है जब आप सच को पहचान जाते हो, द रियल ट्रुथ, व्हेन यू नो अ ट्रुथ व्हिच इज नॉट मैनिपुलेटिव एंड इट इज अ प्योर सच, जो आपको पता लगता है लाइफ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं कि वो इंसान एनलाइटन हो चुका है। आज की जो हमारी एज है वो है एनलाइटनमेंट एज, जो स्पैन करती है आपके 1700 टू 1800 सेंचुरी, आपका 17 टू 18 सेंचुरी तक आपका चलता है। एंड इस एज को हम लोग कहते हैं एज द एज ऑफ रीजन। रीजन का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसी एज जो तर्क पे बिलीव करती है, सुपरस्टिशियस बिलीव्स पे, ऑर्थोडॉक्स जो हमारे जो बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशन, उन पे ना बिलीव करके वो तर्क पे बिलीव करती है। एंड कोई भी इंसान जो तर्क पे, लॉजिक पे बिलीव करता है, उस इंसान को हम लोग लॉजिकल एंड साइंटिफिक बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर एज में आपको चीजें जो दिखने वाली हैं मेजरली वो होगा रीजन, वो होगा साइंस। इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक इंसान जो साइंस को आगे बढ़ा रहा है, नई नई चीजों को इन्वेंट कर रहा है, जान रहा है, वो अपनी भी पावर को, इंडिविजुअल पावर को समझेगा, अपनी यूनिकनेस, अपनी कैपेबिलिटीज को जानेगा। एंड इस पर्टिकुलर एज में आपके ट्रेडिशंस या फिर अथॉरिटी पे फोकस न करके एक इंसान की शक्तियों पे फोकस किया जाता है। एंड इसकी ही वजह से जन्म लेता है आपका स्केप्टिसिज्म ऑफ अथॉरिटी। एक इंसान जो अपने आप में काबिल है एंड टेक्नोलॉजी से वो कुछ भी कर सकता है, उसको किसी रिलीजियस अथॉरिटी या फिर अपने बड़े बूढ़ों की बातों को सुनने का टाइम नहीं है, या फिर वो उन पे बिलीव नहीं करेगा। एंड इसीलिए आपका जो साइंटिफिक इंसान होता है, टेक्नोलॉजिकल इंसान होता है, कहा जाता है कि वो आपका ट्रेडिशनल बिलीव्स को नहीं मानता है। अब आज की भी सोसाइटी में देख लो, हम लोग पूरी तरीके से मॉडर्न बन चुके हैं एंड हम लोग डिपेंडेंट नहीं है किसी भी सोसाइटी या फिर किसी इंसान के कि वो हम लोगों को चीजें बताए। रस्में हम लोग मानते नहीं है, हर चीज को हम लोग तर्क एंड लॉजिक से देखते हैं, टेक्नोलॉजी से हमारे काम बन जाते हैं। तो ऐसा जो इंसान होता है वो साइंटिफिक हो जाता है एंड सेल्फ रिलायंट हो जाता है। ये जो एक एज है आपकी एनलाइटनमेंट एज से शुरू हो जाती है एंड इसके बारे में हम लोग आगे और भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम लोग को यहाँ पे मेजरली दिखाई देने वाली है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। नाउ इट इज सेड अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में, जिस समाज में बहुत सारे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो जब आपके आसपास रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग लॉजिकल बनने लगेगा, तर्कवादी बनने लगेगा एंड आप पुरानी दकियानूसी बातों को बिलीव नहीं करोगे। व्हेन आई टॉक अबाउट साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, तो आपके इस पर्टिकुलर एज में बेटा गैलीलियो की बहुत सारी थ्योरीज आई थी, देन हमारे आइंस्टाइन की आपकी थ्योरीज आई थी, केपलर्स लॉ आया था आपका, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके पर्सन है जिन्होंने प्लैनेटरी मोशंस के बारे में भी बताया था, कॉपरनिकस की आपकी थ्योरी आई थी। देन हमारे बहुत सारे बेटा थिंकर्स थे, जैसे हमारे हो गए जॉन लॉक हो गए, इमैनुअल कांत हो गए, जीन जैकोस रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, बहुत सारे नाम हैं जो इस पर्टिकुलर एज में अपने तर्क को लेके आ रहे थे। हर फील्ड में वो लोग लॉजिकल इन्वेंशंस कर रहे थे। एंड जब चारों तरफ आपके लॉजिकल इन्वेंशंस हो रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान भी क्या करेगा, लॉजिक की तरफ जाने लगेगा एंड उसको सुनने लगेगा। हम लोग की सोसाइटी में होता है कि कोई ऑर्थोडॉक्स फैलता है तो उसको भी लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बातें हो रही थी तो एक हवा चली थी आपकी साइंस की। ठीक है, आपका कोई भी पर्सन या फिर एज जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन कर रही है तो वो जो इंसान है बन जाएगा रैशनल एंड एम्पिरिसिस्ट बन जाएगा। रैशनल वो इंसान हो जाता है जो हर चीज को रीजन करके देखता है, सवाल उठाता है हर चीज पे कि भाई किसी ने अगर बोल दिया कि नहीं बिल्ली, तुम्हारी काली बिल्ली रास्ता काट के गई है, वहां से मत जाना, तो भाई जो आपका रैशनल पर्सन होगा वो भैया ऐसा क्यों, छोटी सी बेचारी प्यारी सी बिल्ली वहां से निकल के गई है, आप क्यों ऐसा कहते हो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा,
जाएगा? इज इट द बिल्ली जो हमारा काम बिगाड़ रही है, या फिर आपकी ये बात जो हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीज को रिलीज कर रही है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, एंड देन हम लोग ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा गड़बड़ ढूंढ ही लेते हैं जो जस्टिफाई कर देता है कि हाँ बिल्ली रास्ता काट के गई थी तो गलत हुआ। तो आपका एक जो रैशनल इंसान होता है ना, वो इन फालतू की बातों पे बिलीव नहीं करता है, हर बात को क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करने के साथ ही साथ वो कहता है कि भाई तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करो एंड मुझे ऑब्जर्व करके मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि बिल्ली से हुआ है या फिर तुम्हारी बातों से हुआ है। सो दिस इज द काइंड ऑफ टेम्परमेंट जो आपका एनलाइटनमेंट एज में बेटा जन्म ले रहा था। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक शिफ्ट आ रहा है लोगों के दिमाग में ट्रेडिशनल बिलीफ से आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टुवर्ड्स। ठीक है, अब आपका इंसान जो साइंटिफिक बन चुका है, इन एम्पेरिसिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, वो एक एम्पेरिकल इंसान बन जाता है एंड ऑटोनॉमिक इंसान ऐसा होता है जिसको किसी की डिपेंडेंस की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी खुद की शक्तियों को पहचानता है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का सहारा लेके अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाता है, एंड फिर उसको किसी की मदद, किसी की सोसाइटी, किसी के रिलीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में ही सेल्फ रिलायंट बन जाता है। ये जो चीज थी आपके सोसाइटी में पैदा करती है स्केप्टिसिज्म फॉर अथॉरिटी, मतलब आप अपनी अथॉरिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते हो। आप बिलीव करते हो कि भगवान भी कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा, भगवान के नीचे चर्च का जो फादर है जो मुझे बातें बता रहा है कि तुम ये करो, यहाँ पे आके अपने सिन कबूल करो, या फिर मुझे इतने पैसे दो तब तुम्हारा ये गुनाह माफ होगा, तो आप रीजन करने लगते हो कि तुम्हें पैसे देने से मेरा गुनाह कैसे माफ हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स which people started observing in the society। आप जब इन दकियानुसी बातों को अपने दिमाग में जड़ बना लेते हो तो आपको कुछ गलत नहीं दिखाई देता है, बट साइंस shows you the reality of these kind of corrupted people। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन मार्क पुट अप करने लगे थे ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे, देन आपके रिलीजियस पे एंड अपनी गवर्नमेंट पे भी। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट भी ठीक नहीं कर रही होती है, या फिर उस टाइम पे ऐसी कुछ चीजें हो रही थी। हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट हम लोग का ध्यान भटकाती है अपनी ही लड़ाइयों में, अपनी ही लैविशनेस में, कितना हमारी सोसाइटी का नुकसान होता है। सो आपके जो उस टाइम के लोग थे, थिंकर्स थे, वो गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क पुट अप कर रहे थे कि भाई तुम्हारा काम हमारी रक्षा करना है एंड हमारा काम है ड्यूटीज को फॉलो करना, एंड दैट्स इट। यू डू नॉट ट्राई टू टेल मी कि हम पे ज्यादा आप वो मत करने की कोशिश करें कि प्रेशराइज ना करने की कोशिश करें कि ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी। एंड इस पर्टिकुलर थिंग के पीछे एक थ्योरी भी आई है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा एक पिक्चर मिल गई होगी, आपको सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका लिटरेचर किस टाइप का अब जन्म ले रहा था। ठीक है, हम लोग हर एज में देखते हैं कि आपके चेंजेस आने के बाद लिटरेचर बदल जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब साइंस आगे बढ़ रहा है तो कैसे टाइप का लिटरेचर बढ़ रहा था। फिलोसॉफिकल एसेज एंड ट्रीटाइसेस बहुत ज्यादा आपके लिखे जा रहे थे। हर इंसान जो रैशनल बनता जा रहा है, साइंटिफिक बनता जा रहा है, वो फिलोसफी जानने लगता है। ठीक है, हर इंसान को इस टाइम पे एनलाइटनमेंट आ रहा था, ज्ञान आ रहा था, तो हर इंसान अपनी फिलोसफी शेयर कर रहा था। यू विल सी द मोस्ट नंबर ऑफ थिंकर्स कम फ्रॉम एनलाइटनमेंट एज। तो इस टाइम पे वो लोग अपने फिलोसफिकल एसेज एंड ट्रीटाइसेस को लिखा करते थे। फेमस नेम है हमारे जॉन लॉक, जीन जैक्विस रूसो, वोल्टेयर है, इमानुएल कांत है, और भी बहुत सारे नेम्स हैं जो इस पर्टिकुलर एज में आपके हर क्षेत्र में, हर एक पर्टिकुलर फील्ड में बेटा अपने फिलोसफिकल एसेज वो लिख रहे थे। चाहे आपके गवर्नमेंटल ट्रीटाइसेस हो जो आपके जॉन लॉक एंड आपके रूसो ने भी लिखे हैं, देन आपकी एजुकेशन में हो, इमाइल लिखा गया था इसी एज में, देन ह्यूमन नेचर के भी बारे में लिखा गया था, एसे ऑन मैन भी लिखा गया है, बहुत सारी और चीजें इसी पर्टिकुलर एज में लिखी गई हैं जो हर एक चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सटायर एंड सोशल क्रिटिक। पिछले हमारे रेस्टोरेशन एज वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे आपके पीरियोडिकल्स एंड जो सटायरिकल जॉनरा है वो आपका धीरे धीरे पनपने लगा था, एंड एनलाइटनमेंट एज में वो पूरी तरीके से ब्लूम करता है। अब खुद से इस बात को
बताओ कि जो इंसान ज्यादा समझदार हो गया है, साइंटिफिक हो गया है, तर्कवादी हो गया है, वो हर एक कुरीतियों को, गलत चीजों को जो आपकी सोसाइटी में चल रही हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा। आप डायरेक्टली तो नहीं रोक सकते हो, आपके पास पेन की ताकत है, आप सटायर करने लगते हो अपॉन द करप्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड द इल हैपनिंग्स इन द सोसाइटी, इन द पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के अंदर, या फिर एक ह्यूमन नेचर के अंदर भी जो आपको फॉलीज, गलतियां दिखाई देने लगती हैं, आप उस पर सटायर करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ इस पर्टिकुलर एज में बेटा आपका जो सटायरिकल एसेज है, सटायरिकल वर्क है, जो क्रिटिसाइज करता है आपके फ्लॉज को, फॉलीज को, सोसाइटी की, पॉलिटिक्स की, या फिर ह्यूमन बिहेवियर की, उनके ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि जब एक इंसान बहुत ज्यादा रैशनल एंड समझदार होता जा रहा है, वो कुछ भी गलत देखेगा वो उस पर पॉइंट आउट करेगा, एंड किसके जरिए? सटायर के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। अब ये जो आपका नॉवल है अच्छी तरीके से इस एज में डेवलप होने लगता है। क्यों? आपका 1737 में बेटा आया था लाइसेंसिंग एक्ट। आपके रेस्टोरेशन एज के बाद देन जब एनलाइटनमेंट एज आता है तो आपकी गवर्नमेंट पे आपके ये जो थिंकर्स हैं बहुत ज्यादा सटायर करने लगते हैं। देन इनके ऊपर वर्क्स बनाए जाते हैं, प्लेस बनाए जाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए, भाई आपकी गवर्नमेंट काबू तो करेगी, इन्होंने थिएटर के ऊपर लाइसेंसिंग एक्ट लगा दिया। लॉर्ड चैम्बरलेन को इन्होंने अपॉइंट किया कि भैया चेक करो कि गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग चीजें गलत तो नहीं फैला रहे, क्योंकि अगर सारी जनता आपकी समझदार हो गई, इन गवर्नमेंट की बातों को जान गई, तो भाई बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है जो आपके आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी जन्म लेने वाली है। ठीक है, तो आपकी लाइसेंसिंग एक्ट के जरिए जो थिएटर्स थे उनको थोड़ा सा फीका कर दिया गया था, उनके ऊपर एक रोक लगा दी गई थी कि नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सेंसर लगाया जाता था। इसकी वजह से जन्म लिया आपकी नॉवेल्स ने कि भैया आप थिएटर तो नहीं करने दोगे, नॉवेल्स पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो सब लोग नॉवेल्स लिखने लगे। एंड इस टाइम पे नॉवेल बन जाता है आपका एक बहुत ही अच्छा लिटरेरी फॉर्म्स। इस टाइम पे आपकी कई सारी नॉवेल्स निकल के आती हैं, जैसे डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये आपके नॉवेल के जॉनरा के अंदर। इनके कई सारे वर्क्स हैं जिनसे आपका एग्जाम, यूजीसी नेट या कोई भी लिटरेचर का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। नॉवेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपकी जो एपिस्टलरी नॉवेल्स है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा इस टाइम पे फेमस हो रही थी। एपिस्टलरी नॉवेल्स एक ऐसी टाइप की नॉवेल्स होती हैं जो लेटर के फॉर्मेट में एक कैरेक्टर लिखता है अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। भाई हम लोग किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, ये तो नहीं सोच के लिखेंगे कि मेरी ऑडियंस पढ़ेगी तो मुझे इसमें ड्रामा, मसाला और कॉमेडी डालनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एपिस्टलरी नॉवेल एक ऐसा टाइप का जॉनरा होता है, होती वो नॉवेल ही है, पर एक इंसान उसको लेटर के फॉर्मेट में लिखता है जिसको कंबाइन करके बना दिया जाता है। सैमुअल रिचर्डसन की पामिला और वर्च्यू रिवॉर्डेड बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इस एज में काफी सारी एपिस्टलरी नॉवेल्स निकली थी जो आपको याद रखना है कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को आपके जन्म देती हैं और प्रेजेंट करती हैं कि एक इंसान का किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या व्यू पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस। नाउ आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि एनलाइटनमेंट जो हमारी एज है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ न्यू क्लासिकल एज। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना। आपकी जो एनलाइटनमेंट एज है उसमें एक मूवमेंट चला था न्यू क्लासिसिज्म का। हम लोग ने रेस्टोरेशन में भी देखा था कि उस टाइम के राइटर्स को, हमारे क्लासिकल राइटर्स को पढ़ने और उनके काम को वापस से प्रोड्यूस करना अच्छा लगता था। सेम ये चीज आपको इस एज में भी दिखने वाली है। आपके जो अलेक्जेंडर पोप है, एंड टू बी प्रिसाइज आपके सैमुअल जॉनसन, इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सारे क्लासिकल वर्क्स पढ़े थे एंड अपने क्रिटिसिज्म में भी वो इस बात को बोलते हैं और झलकता है कि भाई आप क्लासिकल्स के रूल्स को फॉलो करिए। आजकल के नए नए लड़के पता नहीं क्या लिख के चले जाते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये बात आपके सैमुअल जॉनसन ने अपने क्रिटिसिज्म में भी बोली है। एंड इस एज के काफी सारे राइटर्स ने क्लासिकल्स के तरीके को फॉलो किया है, उनके वर्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अलेक्जेंडर पोप आपके हीरोइक कपलेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे अपने काफी सारे वर्क्स में। और भी जो आपके राइटर्स हैं वो आपके न्यू क्लासिसिज्म, मतलब नए टाइप का क्लासिसिज्म फॉलो करते हैं। जो हमारे ग्रेट ग्रीक मास्टर्स एंड क्लासिक्स थे उनके वर्क की क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गवर्नमेंट और
आपके इंडिविजुअल्स जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन की जाती है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि भाई गवर्नमेंट का काम है हम लोगों को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द बाकी के, जैसे हम लोग को एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल अगर हमारे देश पे कोई आपदा आ जाती है तो हम लोग किसको देखते हैं, किससे मदद मांगते हैं, अपनी गवर्नमेंट से। हम लोग जो इतना टैक्स पे होता है, हम लोग इतना इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट उससे हमारी फलती फूलती है। इन रिटर्न हम लोग कहते हैं कि भाई जो हमारी सिटीजन्स हैं वो अपना अपना काम करेगी, अपनी ड्यूटी करेंगी, आप उसको रोकोगे नहीं, आप हमारी सहायता करोगे, हम अपनी क्या करेंगे, ड्यूटी करेंगे। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपके जॉन लॉक एंड जीन जैक्विस रूसो ने अपने वर्क्स में भी बात की है, एंड ये एक्सप्लोर करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। तो इस टाइम पे आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने भी जन्म लिया था, जो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने का काम करती है बिटवीन योर सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बन जाओगे हिटलर की तरह, हम लोग पे राज करने लगोगे और हम लोग को जो बोलोगे हम लोग फॉलो करेंगे। हमारा भी एक खुद का फ्रीडम है ऑफ एक्सप्रेशन एंड डूइंग थिंग्स, एंड गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना, एंड हम लोग का भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग गवर्नमेंट की सहायता करें एंड उनके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिशन टू रोमांटिक्स, आपकी पूरी एनलाइटनमेंट एज खत्म हो जाती है, एंड जब आपकी एनलाइटनमेंट एज खत्म हो रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था, बहुत सारी चीजें अब बदल रही थी। साइंस से धीरे धीरे आपके ऐसे टाइप के राइटर्स निकल के आने वाले हैं जो आपके साइंस से ज्यादा इमोशंस को प्रेफर करते हैं, ह्यूमन इमोशंस को। ये आपको दिखाएंगे कि साइंस ने किस तरीके से आपके जो धरती है, हमारे आसपास है, उन चीजों को कैसा इंसान को बना दिया है पत्थर एंड ग्रीडी बना दिया है, एंड नेचर की किस तरीके से दुर्गति की है। तो इस पर्टिकुलर एज में जो रोमांटिक एज है वो आपके नेचर को आइडियलाइज किया जाएगा, ह्यूमंस के इनर इमोशंस को, हर एक चीज को आइडियलाइज करके दिखाया जाएगा। ये जो है ट्रांजिशन आपके एनलाइटनमेंट एज के एंड में आता है, एंड मेरा जो अगला वीडियो होगा वो यहीं से आपका कनेक्ट करेगा रोमांटिक एज। तो आई होप आपको पूरी एज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग ने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ताकि हम लोग को एक कंप्लीट पिक्चर मिले एंड यू गो वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द एनलाइटनमेंट एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमारी जो एनलाइटनमेंट एज है इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिलीफ ऑन यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रीजन, देन एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। इस बात को मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया है कि एनलाइटनमेंट एज रीजन को, साइंटिफिक बिलीफ को, एम्पिरिसिज्म को एंड रैशनलिज्म को क्या करता है, प्रेफर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द वर्क बिलो दैट डज नॉट बिलोंग टू लिटरेचर ऑफ 18th सेंचुरी। हम लोग पूरी एनलाइटनमेंट एज को पढ़ के आए हैं, इसमें से आपको वर्क छांटना है बेटा कि आपका 18th सेंचुरी में से कौन सा वर्क ये नहीं है। तो ये है आपका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। भाई गुलिवर्स ट्रैवल आपके जॉनथन स्विफ्ट का है, जो इसी एज के राइटर हैं। देन स्पेक्टेटर हमारे स्टील एंड एडिसन का पीरियोडिकल है। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये सभी 18th सेंचुरी राइटर्स हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भाई हमारे एलिजाबेथन एज के एक बहुत ही फेमस प्रोस राइटर का वर्क है। जल्दी से आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करिए और बताइए कि वो कौन से राइटर है। मैंने आपको हिंट दे दी है, सब बच्चे कमेंट करके जाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाए, एंड जो बच्चा इसके बाद पढ़े उसका भी भला हो जाए। ठीक है, Which of the following poems are written by Alexander Pope? Again, अगर आप मेरी पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यूजीसी नेट आपके मेजर जो राइटर्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके वर्क्स को छांटने के लिए जरूर देगा, आइडेंटिफाई करने के लिए मैच द फॉलोइंग जरूर देगा, क्रोनोलॉजी जरूर देगा। तो ये आप लोग को याद रखनी है कि मेजर राइटर्स के वर्क्स, मेजर एंड माइनर दोनों आपको पता होने चाहिए, उनकी डेट याद होनी चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लो। तो अलेक्जेंडर पोप का आपसे वर्क पूछा हुआ है, द डंसियार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सटायरिकल वर्क, एंड देन वी हैव द मॉरल एसेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपेंस टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ लॉक? यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ लॉक नहीं पढ़ा तो भूल जाइए कि आपने अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा है। एंड रेप ऑफ लॉक से आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इनके किसी और वर्क से नहीं आते हैं। इनके काफी सारे वर्क से क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रेप ऑफ लॉक से आते हैं। तो इस पोएम को आपको जरूर से डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है,
Which of the following phrases is not found in Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard? थॉमस ग्रे हमारे इसी एज के राइटर हैं, वो थोड़े ट्रांजिशन राइटर भी आपके कहला सकते हैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट एज में रीजन एंड इंटेलेक्ट को ना वो चूज करके वो रोमांटिक प्रेफरेंस को ज्यादा चूज करते थे, और अपनी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि नेचर, कॉमन मैन, आपके जितनी भी कॉमन थीम्स होती हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, तो ऑल नेचर इज बट आर्ट अननोन टू डी, ये आपका फ्रेज आपके एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में नहीं आता है, ये आपके एसे ऑन मैन के अंदर से आता है जो आपके अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। आपके स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों ने कई सारे अफोरिज्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, Who among the following translated Homer? तो आपका आंसर है Alexander Pope. He was not only a satirist and a poet and a critic, but he also was a translator. सबसे पहले आपका सबसे अच्छा ट्रांसलेशन किया था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, was George Chapman. ठीक है, आगे जाके रोमांटिक एरा में कीट्स बोलेंगे on first looking into Chapman's Homer, सबसे अच्छा ट्रांसलेशन किया है, but then Alexander Pope ने भी किया है, which is also a commendable kind of your translation. ठीक है, arrange the following periodicals in the chronological order in which they started publication. Now I have made a full-fledged video on your publication of all the magazines and periodicals. मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर से जाके उसको देखिए। it will be a crime अगर एक लिटरेचर के बच्चे को सारी आपकी मैगजीन्स के नाम से उनके क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उस वीडियो को देखोगे पूरे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। यहाँ पे आपसे क्रोनोलॉजी पूछी है, इसका मतलब आपको सारी मैगजीन्स की, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स की डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाय व्हाट नेम इज गुलिवर known in Brobdingnag? अब आपका जो गुलिवर्स ट्रैवल है रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट, जॉनथन स्विफ्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ही बीइंग अ सटायर, अ मॉडेस्ट प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बैटल ऑफ बुक्स, अ टेल ऑफ टब, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखे हुए हैं, जिसमें से गुलिवर्स ट्रैवल अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस यूजीसी नेट ने बार बार पूछे हैं, तो इस पर्टिकुलर वर्क को डिटेल में आपको करके जाना है। ठीक है, The library where the battle of books, I already told you, takes place is the King's Library. वो जगह पूछी गई है जहां पे बैटल ऑफ बुक्स आपका हुआ था, आपकी किताबों के एंशियंट्स एंड मॉडर्न्स की जो लड़ाई थी वो आपकी जो हो रही थी वो कहाँ पे हुई थी, तो लोकेशन आपकी किंग्स लाइब्रेरी बताई है। ठीक है, Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. Who wrote the following lines? ये लाइन आपकी लिखी है थॉमस ग्रे ने। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। Who among the following is credited with the making of first authoritative dictionary of English language? भाई इसी एज में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक, पोएट बोल सकते हैं एंड आपके डिक्शनरी राइटर सैमुअल जॉनसन को हम लोग बोल सकते हैं। ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। 9 साल लगा के इन्होंने अपनी एक डिक्शनरी लिखी थी। इनका पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, मास्टर्स नहीं हो पाई थी, लेकिन जब ये डिक्शनरी लिखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो भाई इनको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री प्रोवाइड की जाती है। कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपने इतनी अच्छी डिक्शनरी लिख दी विद थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट, तो आपको ये डिग्री मिल जाती है। ठीक है, He found it brick and left it marble, remarked one great writer on another. ये जो आपका सेंटेंस है वो आपके जॉनसन ने बोला है ड्राइडन के लिए। नाउ आप कनेक्शन देख पाइए, जॉनसन आपके न्यू क्लासिकल एज के, ड्राइडन भी आपके एक ऐसे हैं जो क्लासिकल्स को फॉलो करते थे। तो आपके ऐसे राइटर्स जो उनके ही जैसे होते हैं, उनके ही चीजों को पसंद करते हैं, वो उनके ही ऊपर कमेंट करते हैं। जॉनसन ने तो भाई शेक्सपियर को भी नहीं छोड़ा है, तो ही इज अ वेरी पिकी पर्सन। मैं जब सैमुअल जॉनसन के बारे में पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये हमारे पुराने जमाने की एक ऐसी बुआ है जिनको कोई पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो इन्होंने ड्राइडन के ऊपर ये बातें लिखी हैं। ठीक है, विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अब क्वेश्चंस तो आपके इस एज के बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रिटिश लिटरेचर को विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ एनी अदर सेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस करना चाहूँ, तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से अवेल कर सकते हो, जहां पे आपके पूरे इंग्लिश सिलेबस को मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है। हर सेक्शन के अलग क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप अगर इस कोर्स को अवेल करते हो तो ईयर वाइज भी क्वेश्चंस लगा सकते हो मिसलेनियस,
देन आप अब सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस लगा सकते हो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जरूर से एक बार इस कोर्स को चेकआउट करिएगा। काफी सारे बच्चों ने इसको लिया है एंड दे हैव गिवन मी सच ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव फीडबैक बिकॉज दिस इज इंडीड अ वेरी यूनिक थिंग। मुझे महीनों लगे हैं क्वेश्चंस को सिग्रीगेट करने में, पर मेरी मेहनत, आप लोग इसको यूज करिए एंड आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा अपनी तैयारी में। व्हेन यू सी क्वेश्चंस व्हिच आर सिग्रीगेटेड विदाउट एनी इंटरप्शन, आपका कंसंट्रेशन बनता है एंड आपको पता लगता है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन इंग्लिश का कितना अच्छा प्रिपेयर है। सो डू गो एंड चेक दिस आउट, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल नो बाय नाउ कि मेरे फ्री लेक्चर्स मिलते हैं आपको मेरे यूट्यूब पे, पर अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरे और फ्री सर्विसेज मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक अगेन आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री पीवाईक्यूज बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के। देन आपको डेली पोल्स भी मिलते हैं मेरे इस ग्रुप में। आपको डायरेक्ट बेटा लिंक्स मिल जाएंगे मेरे किसी भी वीडियो के। देन आपको एग्जाम नोटिफिकेशंस इंस्टेंट मिलती है, कोई भी चीज जो आती है वो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे चैट्स भी करते हैं, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो डू कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। हर किसी चीज का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अप टिल देन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप आपको पूरी एज बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं तो उस कोर्स को आप जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड अगर आपके मन में इन सीरीज को लेके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं कि ये सीरीज आपके लिए कितनी आसान बन चुकी है रिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए, तो ये भी मुझे जरूर से बताइएगा। आई लव टू लिसन टू योर फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स एंड आई डू फील ग्रेटफुल क्योंकि आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव एंड ब्यूटीफुल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप में से कोई भी नया बच्चा है जिसने अभी तक कमेंट नहीं किया है, फिर नहीं किया है या जिसको मदद मिली हो, तो जरूर से अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।